तो लीजिए सुनिए कमला उपन्यास का 7वां अध्याय। लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। इस उपन्यास के पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। गाड़ी गली का मोड़ लांघकर बहू बाजार की सड़क पर पहुंची। क्षितिज सोच रहा था कि एक भूल हो गई। मैंने हरेंद्र से यह नहीं कह दिया कि कल परसों या बीच बीच में कभी कभी आकर कमला की खैर खबर लेते रहना। खैर कुछ हर्ज नहीं, वह आप ही आवेगा और फुर्सत पाते ही आएगा, इसमें संदेह नहीं है। बड़ी सड़क पर पहुंचकर क्षितिज मन ही मन हिसाब करने लगा। कमला और कै दिन मेरे यहाँ रह सकती है। कल हरेंद्र कमला के बाप को चिट्ठी लिखेगा, एक दिन हुआ। परसों वह पत्र पाएंगे, परसों ही क्या पा जाएंगे, देहात का डाक खाना है। दो एक दिन देर भी हो सकती है, लेकिन वह जगह तो कलकत्ते से बहुत दूर नहीं है। अच्छा मान लो परसों चिट्ठी उन्हें नहीं मिली, 2 दिन हुए, उसके दूसरे दिन तो वह घर से रवाना हुए होंगे और उसी दिन शायद कलकत्ते भी पहुंच जाएंगे। 3 दिन हुए, उसके दूसरे दिन कमला को लेकर अपने गांव चले जाएंगे। बस 4 दिन और कमला को देख पाऊं, उसके बाद और किसी दिन जिंदगी भर उसे देख पाने की कोई संभावना नहीं। क्षितिज के हृदय को चीरती हुई एक लंबी सांस निकल पड़ी। पटल डांगे में अपने डेरे पर पहुंचकर सीढ़ियों पर जो कुछ ऊपर चढ़कर क्षितिज ने देखा, उसके बैठने के कमरे में कमला टेबल पर झुकी हुई एक किताब हाथ में लिए पढ़ रही है। वह ऊपर उठकर बरामदे में जा खड़ा हुआ, किंतु कमला पढ़ने में ऐसी तन्मय हो रही थी कि क्षितिज के पैरों की आहट भी उसे सुनाई नहीं पड़ी। सामने बिजली का टेबल लैंप चल रहा था। कमला के मुख पर मंडल पर बत्ती के ऊपर से हरे रंग की शेड से छनकर निकल रहा पन्ने के रंग का प्रकाश पड़ रहा था। उस कोमल प्रकाश में कमला का मुख बहुत ही शांत, शील और स्निग्ध दिखाई देता था। क्षितिज मुग्ध होकर कमला की मुख शोभा देखने लगा। लगभग आधे मिनट तक दर्शन करते रहने के बाद एक हल्की सी सांस लेकर अपने मन में उसने कहा, बस बस और 4 दिन देख लूं। क्षितिज के कमरे में पैर रखते ही कमला चौंक उठी। किताब बंद करके क्षितिज की ओर देखकर कमला ने पूछा, आ गए? हरेंद्र दादा कहाँ हैं? यह प्रश्न सुनकर हरेंद्र दादा के लिए इतना आग्रह देखकर क्षितिज का मन कुछ व्यथित हो उठा, किंतु उसने उसी समय अपने को संभाल कर कहा, वह तो नहीं है, कहते थे कहीं उनको दावत में जाना है। यह कहते कहते आकर टेबल को की दूसरी ओर पड़ी हुई एक कुर्सी खींचकर उस पर वह बैठ गया। कमला सिर झुकाकर कुछ सोचने लगी। अंत को पूछा, आप लोगों ने क्या सलाह की, कुछ ठीक हुआ? क्षितिज, हाँ, जो कुछ सलाह हुई थी सो सब संक्षेप में क्षितिज ने कमला को सुना दिया। सुनकर कमला ने कहा, हाँ जान पड़ता है यही अच्छा होगा। पिताजी आ जाए, उनके आ जाने पर फिर कोई चिंता की बात नहीं रह जाएगी। वह नाराज तो ना होंगे? क्षितिज ने पूछा। कमला, नाराज होंगे? आपको वह हृदय से लाखों आशीर्वाद देंगे। यदि आप ना मिल जाते तो उनकी लड़की क्या अब तक जीती रहती? मैं तो मर ही जाती। आपने मेरी रक्षा की, जान बचाई। आप पर नाराज होंगे? कभी नहीं। थोड़ी देर पहले क्षितिज के मन में जो कुछ दुख हुआ था वह सब सुनकर एकदम दूर हो गया। कमला के साथ उसके माँ बाप की, उसके भाई की बातचीत खूब जम गई। गांव के लोगों की बातों के प्रशंसा में कमला ने कहा, चिट्ठी पिताजी के हाथ में कुशल सेम से पहुंच जानी चाहिए, बस काम बन जाएगा। क्षितिज ने कहा, सो यह बात हम लोग पहले ही सोच चुके हैं। हरेंद्र से मैंने चिट्ठी रजिस्ट्री कराकर भेजने को कह दिया है। कमला ने कहा, सो रजिस्ट्री? किंतु कल तो इतवार है, वहाँ क्या इतवार को रजिस्ट्री चिट्ठी भेजी जाती है? हमारे गांव के डाकखाने में तो नहीं ली जाती। क्षितिज ने कहा, ठीक तो है, कल इतवार होने का तो हम में से किसी को ख्याल ही ना था, ना कल रजिस्ट्री चिट्ठी नहीं भेजी जा सकेगी। खैर अच्छी बात है, और एक दिन मिला। अंत की बात सहसा क्षितिज के मुख से निकल गई। क्षितिज बहुत ही लज्जित हुआ और संकुचित हो पड़ा। कमला एक टक क्षितिज के मुख की ओर आश्चर्य से ताकने लगी। उसने पूछा, और एक दिन कैसा मिला? क्षितिज में मस्तिष्क में जैसे गड़बड़ी मच गई। उसने सिर पिटाकर कहा, एक दिन यही बात सलाह मशवरा करने के लिए, और एक दिन का समय? ओह, कहकर कमला जैसे कुछ संदेह की दृष्टि से क्षितिज की ओर देखती रही। क्षितिज एकाएक कह उठा, वो 9 बजने को है। बीमार आदमी, आपने अभी तक भोजन नहीं किया? भोजन तैयार होने में क्या देर है, जाऊं देख लूं। कहकर वह चटपट नीचे उतर गया। कमला टेबल पर दोनों कोहनी टेककर गाल पर हाथ रख के बैठी सोचने लगी। थोड़ी देर में मेहरी आई। उसने कमला के लिए चौका लगा दिया। महाराज थाली परोस कर रख गया। क्षितिज ने आकर कमला से कहा, जाइए भोजन कर लीजिए और खा पीकर सो जाइए। पास ही के दूसरे कमरे में कमला के सोने का प्रबंध था। मैरी भी वहीं सोई थी। इधर कई दिनों से कमला रात को भोजन करने के बाद ही सोने वाले कमरे में चली जाती थी, इधर नहीं आती और न क्षितिज से उसकी भेंट होती। क्षितिज ने कहा, जाइए खाना परोस रखा है। जाती हूँ कहकर कमला ने सिर झुका लिया, गई नहीं। मेहरी ने भी आकर कहा, माँ जी चलिए। आती हूँ, तू चल। मेहरी चली गई। कमला ने क्षितिज से कहा,
आप कब भोजन करेंगे? आप ही पहले भोजन कर लीजिए। क्षितिज, मेरे भोजन का समय नहीं हुआ, देर है, अभी तो 9 बजे हैं। आपकी तबीयत अभी बिल्कुल अच्छी नहीं हुई, अभी आप कमज़ोर भी हैं। आप देर न कीजिए, जल्दी खाकर सो जाइए। जाइए, पूरियाँ ठंडी हो रही हैं। कमला ने कहा, जाती हूँ। मुंह से तो जाने को कहा, पर कमला उठी नहीं। सिर झुकाए जैसे कुछ सोचती रही। उसके बाद सिर उठाकर सब संकोच जैसे दूर करके उसने कहा, आप मुझे एक अधिकार क्या दीजिएगा? क्या? कहिए। आज से मैं आपको दादा कहूंगी। आप यह सोच सकते हैं कि इतने दिन बाद एकाएक यह ख्याल क्यों पैदा हुआ? इस बारे में मुझे केवल इतना ही कहना है कि आप जब मेरे बाल्य बंधु हरेंद्र दादा के मित्र हुए, तब मेरे भी दादा ठहरे ना, है ना? ठीक। क्षितिज ने तनिक फीकी हंसी हंसकर कहा, शायद ठीक है। शायद क्यों? आपके तो बहन नहीं है। आदमी के एक बहन होना जो तो जरूरी है। क्षितिज, शायद रहनी चाहिए। कमला, आप सभी बातों में शायद की परख क्यों लगा देते हैं? आज से मैं आपकी बहन हुई, आप राजी है ना? क्षितिज ने धीरे से कहा, हाँ। कमला, अच्छी बात है। और एक प्रार्थना यह है कि जब मैं आपकी छोटी बहन ठहरी, तब आप मुझे आप कहकर संबोधन ना करें। क्षितिज ने कहा, अच्छा, ऐसा ही होगा। जाओ, अब भोजन करो। जाती हूँ दादा, कहकर कमला चल दी। बीच का दरवाजा भिड़कर क्षितिज कुर्सी पर बैठ गया। बैठते ही गहरी चिंता में डूब गया। 3 दिन बाद रात के 10 बजे के समय क्षितिज ने बहू बाजार के हरेंद्र के डेरे में जाकर उसे पूछा, मैत्र महाशय की खबर क्या है? वह आए? हरेंद्र, ना, चिट्ठी तो ठीक पते से भेजी गई थी। हरेंद्र, जी हाँ, पते में कहीं गलती हो सकती है। बात यह हुई कि जिस दिन भेजना तय हुआ था उसके सवेरे इतवार था, इसलिए उस दिन चिट्ठी जा नहीं सकी। कल सोमवार को रजिस्ट्री चिट्ठी भेजी गई है। आपके गांव में यहाँ की चिट्ठी कब पहुँचती है? हरेंद्र, दूसरे दिन पहुँच जाती है। तो आज उन्हें चिट्ठी मिल गई होगी। उधर से गाड़ी किस वक्त आती है? क्या अभी तक उसके आने का समय नहीं हुआ? हरेंद्र, 10 बजे के लगभग हमारे गांव में डाक बढ़ जाती है। चिट्ठी पाते ही अगर रवाना होते तो अब तक जरूर ही पहुंच जाते। क्षितिज, आज नहीं तो कल आएंगे। हरेंद्र, यह भी तो हो सकता है गांव में ना हो, किसी यजमान के यहाँ गांव के बाहर गए हों। फिर जब लौटेंगे तब चिट्ठी देखेंगे। कहीं ऐसा हुआ तो 2-1 दिन और देर हो सकती है। कमला की तबीयत अब कैसी है? अच्छी ही है। आप तो उस दिन के बाद देखने नहीं आए। हरेंद्र, फुर्सत नहीं मिली क्षितिज बाबू। कल या परसों तीसरे पहर के लगभग आऊँगा। आप उस वक्त घर पे रहेंगे ना? क्षितिज, रहूँगा क्यों नहीं, आइएगा अवश्य। अच्छा, जाता हूँ, नमस्कार। 2 दिन बाद हरेंद्र क्षितिज के डेरे में आया, लेकिन कमला के पिता का कोई समाचार नहीं लाया। दिन पर दिन बीतने लगे। 1 हफ्ता हो गया, लेकिन तब भी कोई समाचार नहीं मिला। कमला की गैर हाजिरी में हरेंद्र क्षितिज दोनों इस बारे में बात करते और तरह तरह के अनुमान लड़ाते थे, लेकिन कुछ ठीक नहीं कर पाते। चिट्ठी रजिस्ट्री से भेजी गई थी, इसलिए वह जरूर पहुंच गई होगी, यह भी निश्चय के साथ नहीं कहा जा सकता। रजिस्ट्री चिट्ठी के पहुंचने में ही गड़बड़ होने की संभावना हो सकती है। पहले की चिट्ठी कहीं इधर उधर हो गई, यह सोचकर हरेंद्र ने फिर उसी मजमून की और एक चिट्ठी लिखकर रजिस्ट्री कराकर भेज दी। देखते थे ही देखते इसको भी कई दिन हो गए। पहली चिट्ठी को भेजे हुए 3 सप्ताह से अधिक समय बीत गया था, तब भी ना कुछ उत्तर आया और ना मैत्र महाशय के ही दर्शन हुए। अब क्या करना चाहिए? नित्य इसी विषय पर बातचीत होती है, परंतु कुछ ठीक ना होता। कमला के यहाँ रहते 1 महीने से अधिक हो गया। उसने अब रोना धोना भी शुरू कर दिया। क्षितिज भरसक उसे सांत्वना देता, हरेंद्र भी बीच बीच में आकर उसे धीरज बंधा जाता। कमला कहती, जान पड़ता है पिताजी जीवित नहीं है। जिंदा होते तो वह निश्चय ही आते, कम से कम चिट्ठी का जवाब तो आता। पहली चिट्ठी भेजने के ठीक 1 महीने बाद 3 बजे के समय हरेंद्र एक तरह से दौड़ता हुआ क्षितिज के डेरे पर उपस्थित हुआ। उसने क्षितिज के हाथ में एकाएक सरकारी लंबा लिफाफा देकर कहा, अजी इसे देखो। इस 1 महीने में दोनों आदमियों में इतनी घनिष्ठता हो गई कि अब आप जनाब का तकल्लुफ बिल्कुल उठ गया। क्षितिज ने देखा, वह लिफाफा डेड लेटर ऑफिस से आया है। उसके भीतर वही हरेंद्र की पहली चिट्ठी रखी थी। लिफाफे की पीठ पर उस गांव के डाकिये ने अपने हाथ से लिख दिया, चिट्ठी पाने वाले यहाँ नहीं है, कलकत्ते गए हैं, इसलिए चिट्ठी जमा की जाती है। नीचे उस दिन की तारीख लिखी है, उसी के नीचे 1 सप्ताह बाद की तारीख में उसी पियोन के हाथ की लिखी दूसरी कैफियत है। मालिक अभी तक कलकत्ते से नहीं लौटा, कब आएगा ये कोई बतला नहीं सकता। चिट्ठी वापस की जाती है। उस दिन हरेंद्र संध्या के बाद तक क्षितिज के यहाँ ही रहा। कमला के साथ उसका यह परामर्श ठीक ही हुआ। अब उसे उसके स्वामी के पास लखनऊ ले जाना ही उचित है। क्षितिज ने कहा, तो फिर यही कीजिए।
वहीं इनको ले जाइए, सब हाल उन्हें अच्छी तरह समझाकर वहीं छोड़ आइए। हरेंद्र ने कहा, अकेले मेरे जाने से काम नहीं बनेगा, तुमको भी चलना पड़ेगा। तुमने किस हालत में कमला को सड़क पर पाया था और किस कारण उसको इतने दिन यहाँ रहने के लिए विवश होना पड़ा, ये सब बातें सतीश बाबू को तुम्हारे मुंह से सुननी चाहिए। मामला जैसा संगीन हो गया वैसा ही साक्षी प्रमाण वगैरह खूब मजबूती के साथ अच्छी तरह पेश किए बिना काम नहीं चलेगा। क्षितिज राजी हुआ, लेकिन बोला, इस समय तो कॉलेज की नागा से बड़ी हानि होगी भाई, सब पढ़ाई चौपट हो जाएगी। यूं ही मेरी हाजिरी के नंबर कम है, अब और गैर हाजिरी होने से शायद मैं परीक्षा ही ना दे पाऊँ। अगले सप्ताह में शुक्रवार तथा शनिवार को ईद की छुट्टी है, इतवार मिलाकर 3 दिन हुए, इसी समय जाना ठीक होगा। बृहस्पतिवार को शाम की गाड़ी से रवाना होकर शुक्रवार को लखनऊ पहुंचेंगे। रविवार को वहां से चलकर सोमवार को फिर कलकत्ते आ जाऊंगा और कॉलेज की पढ़ाई में शामिल हो जाएंगे। यही सलाह ठीक रही। यह भी तय हो गया कि सतीश बाबू को पहले से चिट्ठी लिखकर आने की सूचना देने की जरूरत नहीं। यात्रा के दिन तीसरे पहर महरी कमला की चोटी गूंथ रही थी। उस समय कमला की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। महरी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, रोती क्यों हो बहू? कमला ने कहा, जाती तो हूँ महरी, लेकिन भाग्य में क्या लिखा है क्या होगा सो तो नहीं जानती। महरी ने कहा, क्यों बेकार तबीयत ओछी कर रही हो बहू? भाग्य में सब अच्छा ही लिखा है, तुम तो साक्षात सती लक्ष्मी हो, तुम्हारा भला ही होगा। बॉम्बे मेल में एक डिब्बा फर्स्ट और सेकंड क्लास मिला हुआ ऐसा रहता है जिसे मुगल सराय में अलग करके लखनऊ लाइन में जाने वाली डाक गाड़ी में जोड़ देते हैं, अर्थात उसके यात्रियों को मुगल सराय में उतरकर गाड़ी नहीं बदलनी पड़ती, उसी में बैठकर जाना तय हुआ। संध्या के उपरांत क्षितिज कमला को लेकर बहू बाजार में हरेंद्र के डेरे पर जाएगा। वहां से हरेंद्र को साथ लेकर स्टेशन पहुंचेगा, यह निश्चय किया गया। शीघ्र खाने पीने से छुट्टी पाकर क्षितिज और कमला हरेंद्र के डेरे पर जाने को तैयार ही थे कि इसी समय अचानक क्षितिज को उसके कलकत्ते में रहने वाले अत्यंत घनिष्ठ मित्र की एक बहुत जरूरी चिट्ठी आदमी के मार्फत मिली। मित्र ने लिखा था, एक बहुत जरूरी काम है, 5 मिनट के लिए मुझे मिल लो। क्षितिज असमंजस में पड़ गया। घड़ी देखी तो मालूम हुआ कि जोड़ा साकों में रहने वाले उक्त मित्र ने से मिलकर फिर हरेंद्र को लेने आने में, वहां से स्टेशन जाने में गाड़ी का टाइम निकल जाएगा, गाड़ी नहीं मिल सकेगी। क्षितिज को एक उपाय सूझ गया। उसने नौकर से कहा, बड़ी सड़क पर जाकर एक टैक्सी जल्दी से ले आए। 5 ही मिनट में नौकर ने आकर खबर दी, टैक्सी दरवाजे पर खड़ी है। क्षितिज कमला के साथ नीचे उतरा। उसकी अपनी मोटर भी तैयार खड़ी थी। कमला को अपनी गाड़ी पर बैठाकर क्षितिज ने ड्राइवर से कहा, इन्हें बहू बाजार में हरेंद्र के डेरे में ले जाओ। हरेंद्र बाबू को भी सवार कराकर चटपट हावड़ा स्टेशन पर आना। मैं एक जरूरी काम करके इसी टैक्सी पर हावड़ा आता हूँ। हरेंद्र से कह देना मैं ठीक वक्त पर पहुंच जाऊंगा। क्षितिज की गाड़ी कमला को लेकर चल दी। टैक्सी जोड़ा साको की ओर चली। जोड़ा साको का काम खत्म करके क्षितिज जब टैक्सी पर बैठा तब बॉम्बे मेल के छूटने में 15 मिनट बाकी थे। क्षितिज ने हुक्म दिया, जोर से चलाओ। टैक्सी पूरे वेग से छोड़ दी। हावड़ा पुल के पास आते ही एक सेकंड क्लास किराए की घोड़ा गाड़ी से टैक्सी की भिड़ंत हो गई। घोड़ा गाड़ी के दोनों घोड़े धक्के से मुंह के बल जा गिरे। टैक्सी के ड्राइवर और गाड़ी के कोचमैन की भी जवानी भिड़ंत हो गई। दोनों एक दूसरे को दोषी ठहराकर गाली गलौज करने लगे। तमाशा देखने के लिए राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने आकर झगड़ा रोका। टैक्सी के साथ ही घोड़ा गाड़ी के नंबर भी नोट कर लिए गए। घोड़ा गाड़ी के दोनों सवारों में जो आदमी बादामी शॉल ओढ़े था, पुलिस के सिपाही से उसका नाम व पता पूछा, शायद मुकदमे में गवाही देने के लिए। उस व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम है श्री योगेंद्र नाथ मित्र, घर कालीग्राम जिला वर्धमान में। कालीग्राम वर्धमान जिला सुनकर क्षितिज समझ गया कि यह कमला के ही गांव के आदमी है, लेकिन हरेंद्र के ही पिता का नाम योगेंद्र नाथ है, यह तो बेचारे को मालूम न था। वह यह भी नहीं जान सका कि योगेंद्र बाबू के साथ ही कमला के पिता हरनाथ मैत्र हैं। दोनों आदमी अभी गाड़ी से उतरे थे और हरेंद्र के डेरे पर जा रहे थे। इस बीच कुछ लोगों ने गाड़ी के घोड़ों को उठाकर खड़ा कर दिया। टैक्सी स्टेशन की ओर गाड़ी बहू बाजार को चल दी। ट्रेन छूटने में केवल 3 मिनट बाकी थे। इसी समय क्षितिज प्लेटफार्म पर दाखिल हुआ। हरेंद्र गाड़ी की खिड़की से सिर निकाले उसी की प्रतीक्षा में फाटक की ओर देख रहा था। क्षितिज के पहुंचते ही उसने कहा, खैर तुम आ गए, मैं तो समझता था तुम ना आ सकोगे। वो बड़े झंझट में पड़ गया था भाई। रास्ते में किराए की गाड़ी से घोड़ा गाड़ी से टैक्सी भिड़ गई। हरेंद्र ने उत्सुक होकर कहा, कैसे, चोट तो नहीं लगी? नहीं कहकर क्षितिज गाड़ी में सवार हो गया। बैठकर संक्षेप में उसने सब हाल कह सुनाया। फिर बोला, और भी मजा यह हुआ कि उस गाड़ी में जो आदमी सवार था वह तुम्हारे ही गांव के आदमी थे। पुलिस के पूछने पर उनमें से एक आदमी ने अपना घर कालीग्राम वर्धमान जिला बताया। कालीग्राम के रहने वाले कौन थे क्षितिज दादा?
शिथिनी ने कहा, नाम भी तो बतलाया था, भला भला सा नाम था, भूला जा रहा हूँ। शायद यतीन्द्रनाथ का था। हाँ हाँ, यतीन्द्रनाथ। किंतु यतीन्द्रनाथ मित्र तो हमारे गांव में कोई नहीं है। हरेंद्र भी इस नाम के किसी ग्रामवासी को ना बतला सका। इतने में ही गार्ड ने हरी रोशनी हिलाकर सीटी दे दी और बॉम्बे मेल धीरे धीरे चल पड़ी। उधर योगेंद्र मित्र कमला के पिता के साथ बहू बाजार में हरेंद्र के मेस में जाकर उपस्थित हुए। गाड़ी वान को किराया देकर विदा करने के लिए मेस के भीतर योगेंद्र मित्र ने यहाँ रहने वाले आदमियों से पूछा, हरेंद्र बाबू किस कोठरी में रहते हैं? एक आदमी ने हाथ का इशारा करके कहा, वह तिमंजिले पर पूर्व दक्षिण कोने में जो कोठरी है उसी में रहते हैं। दोनों ने तिमंजिले पर चढ़कर ही पूर्व दक्षिण कोने की कोठरी के सामने जाकर देखा। हरेंद्र का खास नौकर उन्हीं के गांव का अहीर खुदीराम घास के फर्श के ऊपर बैठा नारियल का हुक्का हाथ में ले एकाग्र मन से चिल्लम की आंख फूंक रहा है। खुदीराम ने अपने जमींदार बाबू को इस तरह एकाएक उपस्थित देखा तो हड़बड़ाकर उठ बैठा। हुक्के को एक तरफ दीवार के सहारे रखकर उसने साष्टांग प्रणाम किया। अरे क्यों रे खुदीराम, सब कुशल तो है? जी हुजूर, आपके आशीर्वाद से सब कुशल है। योगेंद्र ने पूछा, हरेंद्र का है? जी वह पश्चिम की तरफ घूमने गए हैं। योगेंद्र, कब? जी आज ही गए हैं, यही आधा घंटा हुआ, बॉम्बे मेल से गए। लौटेंगे कब? जी सोमवार के दिन लौट आने को कह गए। योगेंद्र, अकेली गई या कोई और साथ है? जी साथ तो नहीं देखा, सिर्फ। इतना कहकर खुदीराम रुक गया, इधर उधर देखने लगा। हाल ही में उसके गांव का ग्वाला कलकत्ते आया था। उसके मुंह से खुदीराम ने कमला और हरेंद्र के संबंध की अफवाह कुछ कुछ सुनी थी। योगेंद्र मित्र उसे रुकते देखकर चिल्ला उठे, सिर्फ क्या रे, ठीक ठाक हाल बता, नहीं तो मारे जूतों के सिर का एक बाल ना छोड़ूंगा। खुदीराम हाथ जोड़कर कांपते कांपते बोला, हुजूर उनके जाने के पहले दरवाजे पर एक मोटर गाड़ी ठहरी थी। गाड़ी की आवाज़ सुनकर भैया ने कहा, चलो। मैं उनका बैग, छाता, छड़ी वगैरह पीछे पीछे लेकर गया। बाबू ने गाड़ी के पास जाकर कहा, कमला तुम अकेली ही आई हो? मैंने भी गाड़ी के भीतर देखा, इन्हीं हरनाथ दादा की बेटी कमला रानी गाड़ी में बैठी थी। बिटिया यहाँ किस तरह आई है तो कुछ मेरी समझ में नहीं आया भैया। भैया से भी इस बारे में कुछ पूछने का वक्त नहीं मिला। भैया जैसे सवार हुए वैसे ही गाड़ी चली गई। हरनाथ मित्र हाय जगदीश्वर कहकर धम से एक कुर्सी पर निर्जीव होकर बैठ गए। योगेंद्र बाबू ने फिर पूछा, अच्छा तूने कमला को किसी और को कलकत्ते में देखा था? खुदीराम ने हाथ जोड़कर कहा, जी नहीं हुजूर, और किसी दिन नहीं देखा, यही पहली बार देखा। मैं यह बात हुजूर के पैर छूकर कसम खाकर कह सकता हूँ। खुदीराम ने योगेंद्र बाबू के पैरों पर हाथ रख दिया। योगेंद्र बाबू ने पूछा, किस गाड़ी से गए हैं? तूने बतलाया बॉम्बे मेल से। जी हाँ हुजूर। एक लंबी हूँ कहकर योगेंद्र मित्र भी कुर्सी पर बैठ गए। बैग से टाइम टेबल निकालकर चश्मा लगाकर उन्होंने खुदीराम से रोशनी दिखाने को कहा। खुदीराम रोशनी दिखाने लगा। योगेंद्र बाबू ने टाइम टेबल देखकर कहा, बॉम्बे मेल हावड़ा स्टेशन से 9:35 पर छूटती है। अब कलकत्ता टाइम 9:45 है। गाड़ी को स्टेशन से रवाना हुए 10 मिनट हो गए।